नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी को लेकर हुए बड़े खुलासे के बाद विपक्षी पार्टी ने खोला है मोर्चा। दोस्तों संसद से लेकर सड़कों तक लगातार घमासान जारी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। सच है दोस्तों, विपक्ष की ओर से जेपीसी बिठाने की मांग की गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में आरबीआई की भी आंख खुल गई है। दोस्तों बताएंगे आपको, आरबीआई ने भी बैंकों से पूछा है कितना कर्ज किसने अडानी ग्रुप को दिया है। दोस्तों डिटेल मांगी गई है। इसी के साथ में नीतीश कुमार का चढ़ा पारा, बजट में मनरेगा का पैसा कम किए जाने पर जोरदार तरीके से भड़के। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को दी फिर से चेतावनी। दोस्तों क्या कुछ कहा उन्होंने, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ चौकीदार ही चोर है सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड करता नजर आया। और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने मारी है सेंध, बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों इसी के साथ में रामचरितमानस को लेकर वीएचपी ने आरजेडी और सपा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दोस्तों और लखनऊ के अंदर बसपा सुप्रीमो ने नए गठबंधन का ऐलान किया है। दोस्तों जमकर आलोचना भी की जा रही है। वहीं पर रवीश कुमार ने फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप को लेकर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। और दिल्ली में घोटाला करके गोवा में पैसे लुटाए गए, ईडी की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए और देश की जनता के पैसे को बचाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों संसद से लेकर सड़कों तक विपक्षी नेताओं ने एक साथ मिलकर जबरदस्त विरोध किया है। आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी, लेफ्ट पार्टी, टीएमसी सभी ने मिलकर एक बैठक की। और बैठक के दौरान दोस्तों संसद के बजट सत्र में अडानी ग्रुप पर चर्चा करने की मांग की गई। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पर जनता से जुड़ा हुआ पैसा है। दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर 13 दलों ने एक साथ मिलकर अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट और जनता के पैसे के नुकसान को लेकर सवाल खड़े किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई और सांसद मौजूद रहे। सीपीआई के नेता इस बैठक के दौरान अपनी सहमति देते दिखाई दिए। दोस्तों सच आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले पर सवाल खड़े होने लगे उसके बाद अब विपक्ष ने मुख्यतः 3 मांग की है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा एलआईसी और एसबीआई का निवेश है इस कंपनी में, इसीलिए जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस मामले पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, विपक्षी लोगों को भी कमेटी में मौका देना चाहिए और जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी के साथ में खड़गे ने कहा कि जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जानी चाहिए, बताना चाहिए कि कितना पैसा उनका बचा हुआ है। और जैसे ही विपक्ष के द्वारा एकजुट होकर मुद्दा उठाया गया दोस्तों, उसके बाद अब देश के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी देश के अन्य बैंकों से पूछा है कि बताओ कि अडानी ग्रुप को कितना कर्ज आप लोगों की बैंक से दिया गया है। यानी सारे बैंक से ये रिपोर्ट मांगा गया है कि कितने कितने रुपए का लोन अडानी ग्रुप को दिया गया है। दोस्तों पूरी डिटेल मांगी गई है। आपको बता दें कि देश भर के बैंकों के साथ साथ एलआईसी का इन्वेस्टमेंट भी है अडानी ग्रुप के अंदर, जो जनता से जुड़ा हुआ सीधा पैसा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा जो जनता से जुड़ा हुआ है इसकी रक्षा कौन करेगा। अगर इसी तरीके से आनाकानी की जाएगी कि मामला कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके से अगर डालने की कोशिश की जाएगी तो जनता का पैसा कौन बचाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी जी की 20 साल की मेहनत मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए अब उस मेहनत पर पानी फिर गया है। एक जो गुब्बारा फुलाया गया था उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। सारे नियम ताक पर रखकर एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हो गया, यहाँ मोदी जी और अडानी के बीच का मामला तो होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं खड़ा करती। लेकिन अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट है वो देश की जनता के पैसे का है, यानी एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एसबीआई के साथ साथ अन्य बैंकों ने अडानी ग्रुप को कर्ज दे रखा है जो जनता का पैसा है। और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि साहब के संबंध चाइना के साथ में है, चाइना का बड़ा बिजनेसमैन अडानी का दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त का दोस्त है। और चाइना के ये सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक चुनलिंग अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में आरोपित है दोस्तों। और ऐसे में उसके साथ अडानी की तस्वीरें भी शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे प्रमुख गढ़ों में से एक नागपुर में तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में विपक्षी पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी को शिकस्त देती दिखाई दी। दरअसल परिणाम सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन आरएसएस के मुख्यालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र में बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। दोस्तों कांग्रेस के उम्मीदवार को अच्छे खासे मतों से जीत मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले अमरावती के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट एमएलसी का चुनाव जीत कर आए, तो कुल मिलाकर दोनों क्षेत्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों वहीं पर नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे और बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा के बजट में से 1/3 बजट कम कर दिया गया है, यानी बजट कम किए जाने पर नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से भड़क गए। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो
उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी। कहा आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार ने जो भी डील की है इसकी जानकारी जनता को दे, कार्यकर्ता को दे, बताए कि उन्होंने आरजेडी के साथ में क्या डील की है। आरजेडी क्यों आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती है। जनता जिसे ताकत देती है वो सत्ता में होता है। नीतीश कुमार को ताकत जनता देना चाहती है, लेकिन हम लोग सशंकित हैं कि नीतीश कुमार को लवकुश, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित अलग अलग समुदाय के लोगों ने ताकत दी है। नीतीश कुमार बता दे कि आरजेडी के साथ उनकी क्या डील हुई है। आप बताएंगे तो उसके मुताबिक हम लोग एक्शन लेंगे। कहा कि जो भी डील हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए, अपने मुताबिक हम लोग एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। साथ साथ लेखक विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर 2014 से पहले का भारत होता तो अडानी स्कैम को लेकर देश भर के अंदर हंगामा हो रहा होता। मीडिया के लोग 24 घंटे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे होते। वित्त मंत्री का अभी तक इस्तीफा हो चुका होता। खुद मोदी और उनके पार्टी के लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया होता। पर अब इतने बड़े फ्रॉड पर सभी ने खतरनाक चुप्पी साध रखी है। यानी दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति मीडिया घरानों में पैसा डालकर उसे खरीदने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने गलत तरीके से कार्य किए हैं उसका खुलासा जल्द हो जाएगा, और अगर खुलासा हो गया, मीडिया ने सवाल खड़े कर दिए तो बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आजकल बड़े बड़े उद्योगपतियों को मीडिया को खरीदने में बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखेगा दोस्तों। वहीं पर चौकीदार ही चोर है, इस तरीके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए गए हैं। वहीं पर राकेश टिकैत ने देश के कृषि बजट को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 2023-24 के बजट के दौरान कृषि के अंदर कटौती देखने को मिली है दोस्तों। यानी कृषि को जो पहले 1,32,000 करोड़ रुपए दिया गया था, इस बार मात्र 1,25,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। इसी का सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत बोले, कहा कृषि, श्रम व रोजगार, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का बजट घटाकर सरकार ने आम आदमी, ग्रामीण, गरीब और वंचित समेत बेरोजगार युवकों के पेट पर लात मारने का काम किया है। बजट ही घटा दिया तो किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। हकों के लिए आंदोलन तेज करना पड़ेगा, राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है दोस्तों। वहीं पर वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने सपा और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा गया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मान्यता को रद्द करने की मांग की है दोस्तों। वहीं पर लखनऊ की जेल से रिहा हो गई केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन। हाथरस का सच दिखाने पर योगी पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। 28 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जमानत मिली है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है दोस्तों। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, हालांकि कोई सबूत पुलिस नहीं दे पाई, जिसके बाद मामला कुछ ज्यादा मजबूत नहीं बन पाया और बाद में कोर्ट की ओर से जमानत भी दे दी गई दोस्तों। और एमएलसी के चुनाव को लेकर यूपी में बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है दोस्तों। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने मतदान स्थल पर जायजा लिया है, लोगों से डिटेल में जानकारी ली है। इसी के साथ में कानपुर के अंदर मत पेटी से अलग रंग का बैलेट पेपर निकलने को लेकर हंगामा हो गया। कानपुर में शिक्षक एमएलसी के मतगणना के दौरान टेबल नंबर 12 पर एक अलग लाल कलर की बैलेट पेपर निकलने को लेकर एजेंट ने जमकर हंगामा किया। जिलाधिकारी ने पहुंचकर पत्र की जांच की तो अलग बैलेट का पेपर निकला, जिसे गिनती से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। तब जाकर लोग शांत हुए हैं। अभी मत पत्रों के 25-25 के बंडल बनाए गए हैं और जल्द मतगणना का रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं पर कुछ दिनों पहले मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत सिंह बादल उत्तर प्रदेश पहुंच गई, जहां पर मायावती से उनकी मुलाकात हुई है दोस्तों। इसके बाद बसपा ने ऐलान किया है कि पंजाब के लोकसभा चुनाव में अकाली दल के साथ मिलकर बसपा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने गठबंधन का फैसला लिया है। प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की गई है। मायावती ने कहा कि पंजाब में अगले लोकसभा चुनाव पुराने आपसी गठबंधन को मजबूत करने पर बातचीत हुई है और साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ा जाएगा। वहीं पर दोस्तों रवीश कुमार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि मैंने हिंडनबर्ग को अमृत वर्ग कर दिया है ताकि अमृत पीढ़ी के लोग अमृत काल में शेयर बाजार की चिंता की जरूरत ना करे। आपके शेयर्स अमर हो चुके हैं, बाकी कल अमर हो जाएंगे। अमृत पीढ़ी आरओ वाटर या कोक पीना बंद कर दे। अमृत के बाद कोक अपाच्य हो जाता है। अमृत समाचार समाप्त हुए। रवीश कुमार ने जबरदस्त तंज कसा है दोस्तों। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाए दिल्ली के शराब घोटाले के पैसे। ईडी की ओर से चार्जशीट में ये जानकारियां दी गई है दोस्तों। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार के लिए किया। कोर्ट में पेश चार्जशीट में ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में किया। गोवा में पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव जीते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट को काल्पनिक बताते हुए एजेंसी का दुरुपयोग बताया। हालांकि दोस्तों एजेंसी ने दावा किया है तो इसके दावे के काउंटर में उनके पास
कोई तथ्य होना चाहिए जिससे ये प्रूव हो पाए कि गोवा के अंदर कौन सा पैसा आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। उनको डिटेल में जानकारी दे देनी चाहिए। और वैसे भी आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर बनी है उसमें शुरू से कहते आए हैं कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता का समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी दोस्तों एक बार खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कहां से फंडिंग मिला और कौन से पैसे गोवा में इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति बदलने की बातें करते हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि त्रिपुरा के अंदर CPIM और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुए अलायंस में बचे कुचे सारे समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टी ने 47 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और 13 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसके बाद अब जो 4 सीटें थी उस पर पूरी तरीके से आपस में सहमति बन गई है। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के प्रदेश के महासचिव प्रशांत भट्टाचार्य ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि वामपंथी उम्मीदवारों के खिलाफ जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे उन सभी को वापस ले लिया गया है। यानी 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। सारी बातचीत हो चुकी है, आपस में अब कोई मतभेद नहीं रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर 2 सीटें और 3 दावेदार बढ़ेगी शिवसेना कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के बीच में घमासान। आपको बता दें कि 26 फरवरी को पुणे जिले में आने वाली 2 सीटें कस्बा पेट और पिपरी चिचवाड़ में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी के भीतर टकराव की स्थिति उजागर हो सकती है। दरअसल इन सीटों पर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के बीच में उपचुनाव लड़ने के लिए होड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट चाहती है कि पिपड़ी और चिचवाड़ में उसकी पार्टी का उम्मीदवार हो, जबकि इस सीट पर एनसीपी 2009 में चुनाव लड़ चुकी है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी अपना कस्बा पेट विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने एनसीपी के एक अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि एनसीपी पिपड़ी चिचवाड़ की सीट को नहीं छोड़ना चाहती और शिवसेना को नहीं देना चाहती है, लेकिन कस्बा पेट की सीट कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं किस तरीके से आपसी सहमति हो पाती है। वहीं पर अखिलेश यादव को मुरादाबाद के अंदर प्लेन लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी ने कठोर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 4 फरवरी 2023 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं दे रही है। ये बेहद ही निंदनीय कृत है। भाजपा के अहंकार का जल्द होगा अंत। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट करके बातें कही है। दोस्तों वहीं पर चुनावी राज्य कर्नाटका के अंदर मंदिर मेले के दौरान गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग लगातार जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बीते दिन गुब्बी श्री चन्न बसवेश्वर मंदिर मेला तुमकुर जिले में होने वाले कई लोकप्रिय मेले में से एक है। कर्नाटका में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे अपील की है कि गैर हिंदू व्यापारियों को मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह मंदिर जहां मेला हो रहा है वहां मुजरे विभाग के अंतर आता है। दोस्तों तो कुल मिलाकर इस मामले पर और भी ज्यादा विवाद देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीके से तय है और क्योंकि इस बार चुनाव हो रहे, चुनावी साल है, तो मामला और ज्यादा आगे बढ़ता नजर आएगा। साथ साथ हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी को बैन करने की याचिका दाखिल की गई। इस जनहित याचिका पर बीबीसी पर बैन करने की मांग पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप आइए कल इस पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों याचिका में इंदिरा गांधी सरकार के उस फैसले का जिक्र किया गया है जिसके तहत 1970 में सरकार ने बीबीसी को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बीबीसी के कर्मचारियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था। याचिका में कहा गया कि 1970 में कांग्रेस पार्टी के 40 सांसदों ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि बीबीसी जानबूझकर भारत विरोधी सामग्री प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सामने आता है। दोस्तों वहीं पर MCD में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती, बीजेपी को 104 सीटें मिली। यानी भाजपा अपना मेयर नहीं बना सकती है अगर तोड़फोड़ ना की जाए। तो हार के बाद अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पदभार संभाल लिया है। दोस्तों हाल ही में उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन और आगे की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की है और आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके का रोड मैप होगा इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों ताजा बड़ी जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे विधानसभा के अंदर अपने एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को साइकिल पर घूमने के लिए कह रहे हैं। देखते हैं बीजेपी के नेताओं के साइकिल पर घूमने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वहीं पर बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी यानी आज से शुरू होने वाला है। दोस्तों सीतामढ़ी से आरंभ होगा। तीसरे चरण में लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग 8 दिनों तक चलेंगे। 10 फरवरी को हाजीपुर में आकर विराम लेंगे। चौथा चरण पटना से संभावित शुरू होने वाला है। इसकी तारीख भी अभी घोषित नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से सहमति मिलने के बाद चौथे चरण का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 फरवरी से यात्रा प्रारंभ करने का फैसला लिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता डुमरा रोड स्थित SK उत्सव पैलेस नहर चौक में रात्रि विश्राम के बाद 4 फरवरी को यानी कल ललित आश्रम कांग्रेस भवन तक यात्रा निकालने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यह है कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रशांत टंडन बोले, कहा अडानी को 20,000 करोड़ का
IPO वापस लेना पड़ा। मोदी अपने दोस्त को बाजार की मार से बचा नहीं पा रहे। इसी तरह के आरोप में अमेरिका के अंदर रजत गुप्ता 2 साल जेल में रह चुके हैं। गौतम अडानी पर कब जांच होगी, कब जेल भेजा जाएगा, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। वहीं पर क्या सपा को फायदा पहुंचाएगा रामचरितमानस का विवाद? राजभर बोले, कहा पिछड़े भी बीजेपी के साथ में है। यानी ओम प्रकाश राजभर जो 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ते हैं, अचानक से अब पलटी मारने लगे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से उनका काफी लगाव देखने को मिल रहा है। यूपी में पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अखिलेश यादव और उनके साथियों को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। बीते मंगलवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के समर्थन में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों में प्रभावशाली माने जाने वाले मौर्य, पटेल, लोध, कोरी, निषाद भाजपा के साथ में है। इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत पूरी तरीके से बीजेपी के साथ में है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव में इन जातियों में कोई भी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सपा सत्ता में थी तो उसने पिछड़ों का जिक्र नहीं किया, न ही जातीय जनगणना कराने की मांग की। सपा ने ही प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। वो सत्ता में लौटने के लिए बड़े दावे कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कई और बातें कही है दोस्तों। वहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के बजट को कम किए जाने का विवाद अभी और ज्यादा गहराता दिखाई दे रहा है। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 40% कम कर दिया गया है। ओवैसी ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों और सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बोले, कहा देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई। मोदी जी खामोश क्यों बैठे हुए हैं, ये सवाल जनता उससे पूछती है। इसका जवाब कब दिया जाएगा? एक और बड़ी अपडेट की माने तो सपा के विधायकों के समर्थन में जुलूस में जबरदस्त मारपीट की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा के विधायक डॉक्टर RK वर्मा के खिलाफ विरोध तेज हो गया। बुधवार को सपा के विधायक के समर्थकों ने संविधान बचाओ जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान कचहरी पर पहुंचे जुलूस का वकीलों ने विरोध किया, जिसके बाद सपा के विधायकों के समर्थकों और वकीलों के बीच में मारपीट हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी तत्काल पहुंच गई और लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। दरअसल सपा के विधायक RK वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ट्वीट करते हुए रामचरितमानस की चौपाई हटाने और पाठ्यक्रम में तुलसीदास को हटाने की मांग की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछात, बराबरी को बढ़ाते हैं और इसीलिए उनका पाठ्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। सपा विधायक के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने विरोध भी किया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल बदले जाने वाले हैं, ये पूरी तरीके से तय दिखाई दे रहा है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या आप वाकई में महाराष्ट्र के गवर्नर बनने जा रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो चाहेंगे वो हो पाएगा। जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी देंगे उसका पालन किया जाएगा। अमरिंदर सिंह के इस बयान से बातें स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि तेलंगाना में गुरुवार को YSR तेलंगाना पार्टी के प्रमुख YS शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को डिब्बे में रखे एक जोड़ी जूते दिखाए और प्रजा प्रस्थान में शामिल होने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इन्हें पहनकर चलने में आसानी होगी, वे जनता की समस्या जान सकेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने राज्य तेलंगाना के अंदर इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है दोस्तों। YS शर्मिला मुख्यमंत्री KCR के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही हैं। आपको बता दें कि YSR कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी की बहन है YS शर्मिला, जो अब तेलंगाना के अंदर KCR के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि अमित शाह 11 फरवरी को कर्नाटका का दौरा करने वाले हैं, सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सहकारी के जरिए चुनावी तैयारियों का जायजा लेने का एक तरीका ढूंढा गया है दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली। सिद्धरमैया और शिव कुमार को अलग अलग तरीके से बस यात्रा निकालने के बाद अब अलग अलग समुदाय को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 3 फरवरी यानी आज प्रजाध्वनि यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। इस चरण में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी दोनों दिग्गज नेता यानी सिद्धरमैया और DK शिव कुमार अलग अलग दिशा के अंदर यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सिद्धरमैया उत्तर कर्नाटका के अभियान के लिए 37 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार दक्षिण में 57 सदस्यीय नेताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले हैं दोस्तों। सिद्धरमैया इस दौरान लिंगायत समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे अपने साथ में लाने के लिए, जबकि DK शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय के बीच में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए मैसूर, मांड्या, हसन, चामराजनगरा और चिकमंगलूर के साथ साथ अन्य स्थानों पर उनकी यात्रा होने वाली है। वहीं पर कोल्लार, चित्रदुर्ग, बेंगलोर के ग्रामीण क्षेत्र और शिवमोगा जिले के अंदर उनकी यात्रा जाने वाली है। तो कुल मिलाकर अलग अलग समुदाय के लोगों को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 अलग अलग नेताओं को नियुक्त किया है दोस्तों। वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय बड़ी मात्रा में कर्नाटका की राजनीति में असर डालते हैं और उनकी स्थिति से ही ये तय हो पाता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। अमूमन वोकालिंगा समुदाय HD कुमारस्वामी की पार्टी JDS के साथ में अपने आप को जुड़ाव देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लिंगायत समुदाय का अच्छा खासा वोट मिलता है दोस्तों। और इन्हीं 2 समुदाय के बीच में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं को अलग अलग कार्य दे दिए हैं।
वहीं पर त्रिपुरा के अंदर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी प्रद्योत विक्रम देव बर्मन की पार्टी। यानी दोस्तों इससे पहले माना जा रहा था कि लेफ्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब उस गठबंधन की पूरी स्थिति को खारिज कर दिया गया है। अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। इससे सीधा माना जा सकता है कि या तो बीजेपी को नुकसान होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर केंद्र सरकार के बजट में यूपी के साथ भेदभाव हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। सपा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कन्नौज में आधुनिक काऊ प्लांट का दोबारा उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उनके लिए बजट नहीं दिया गया। सपा सरकार के काम के उद्घाटन करके बीजेपी सरकार विकास कार्य बता रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कोरोना काल के दौरान जो मामले दर्ज किए गए थे उन सभी मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। साथ आम जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों को मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से ये सवाल खड़ा किया गया। दोस्तों वहीं पर गौतम अडानी की रैंकिंग लगातार नीचे गिरती जा रही है। दूसरे नंबर पर थे, बाद में 7वें नंबर पर आ गए, फिर 10वें नंबर पर, 15 नंबर पर और अब गिरकर 16वें स्थान पर आ गए हैं। लगातार नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा। दोस्तों जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।